Hello friends, welcome to Danlaw. In today's lecture series, we are going to discuss section 383 to section 389 of IPC, which talks about extortion. So let's start. So let's read the Barak language of section 383. So here we are going to discuss section 383 to section 389 IPC, as you know, which talks about extortion. So let's read the Barak language. Whoever intentionally puts any person in fear of any injury to that person or to any other, and thereby dishonestly induces the person so put in fear to deliver to any person any property or any valuable security or anything signed or sealed which may be converted into valuable security commits extortion. It is clear and cut mention like putting fear or injury to any person. Here in this section, here talks about any injury. What is any injury? Any injury होता क्या है यहाँ पे जो बताया गया है? Any injury like IPC section 44 which talks about injury. Injury means any illegal harm. Illegal harm कैसे करना? Illegal harm किसी बॉडी को करना illegal harm, या फिर किसी ह्यूमन बीइंग का इलीगल हार्म करना, या फिर किसी प्रॉपर्टी की इलीगल हार्म करना, किसी का रेपुटेशन को हार्म करना, या फिर किसी व्यक्ति का जो अपना प्रॉपर्टी है या फिर उसकी जो वैल्यूएबल सिक्योरिटी है उसको हार्म करना, या फिर किसी माइंड को हार्म करना. तो ये सारे IPC 44 के कैटेगरी में आएगा. तो इंजरी इसी का होता है यहाँ पे जाना. ठीक है, ये सारे इंजरी के कैटेगरी में आएंगे जो कि सेक्शन 44 IPC में बताए गए. अब यहाँ पे आते हैं कि फियर और एनी इंजरी जो हुआ है ये कहीं ना कहीं डिसऑनेस्टली क्या करता है, इंड्यूस करता है किसी व्यक्ति को, किसी पर्सन को कि वो अपना प्रॉपर्टी को डिलीवर करे. प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या है एक्सटॉर्शन में? कोई प्रॉपर्टी यहाँ पे डिलीवर करवाता है किसी को फियर में डालकर, इंजरी पहुँचाकर कि उसको उसके पास जो प्रॉपर्टी हो सकता है, चाहे तो उसकी प्रॉपर्टी लैंड हो सकती है, या फिर किसी वैल्यूएबल सिक्योरिटी हो सकता है जो पैसे वैसे हो सकते हैं, या फिर कोई ऐसे डॉक्यूमेंट है जो कि सील्ड है, साइंड है, जिसको बाद में उस प्रॉपर्टी को ऐसे सील्ड या साइंड डॉक्यूमेंट को उसको कन्वर्ट किया जा सकता है वैल्यूएबल सिक्योरिटी में. समझ गए? नाउ कम टू एक्सटॉर्शन लाइक एग्जाम्पल. यहाँ पे एग्जाम्पल है ए थ्रेटन्स टू पब्लिश अ डिफेमेटरी लेवल. डिफेमेटरी लेवल मतलब होता है लाइक यहाँ पे डिफेमेटरी लेवल या लेवल जो भी बोले आप, आपकी प्रोनाउंसिएशन जो भी है. सो ए थ्रेटन टू पब्लिश अ डिफेमेटरी लेवल कंसिडरिंग जेड अनलेस जेड गिव हिम मनी. ही दस इंड्यूसेस जेड टू गिव हिम मनी. ए हैज़ कमिटेड एक्सटॉर्शन. लाइक ए थ्रेटन कर रहा है कि जेड को कि तुम मनी नहीं दोगे जब तक मैं मनी तुम्हें देना पड़ेगा, वरना मैं तुम्हारे अगेंस्ट लाइक ऐसा पब्लिश कर दूंगा, डिफेम कर दूंगा तुम्हें. तो यहाँ पे एक तरीके से उसके रेपुटेशन को कहीं ना कहीं गिरा देगा अगर वो उसको पैसे नहीं देगा तो. ठीक है, नाउ कम टू सेकंड एग्जांपल. ए थ्रेटन जेड दैट ही विल कीप जेड इज चाइल्ड. अब यहाँ पे एग्जांपल में सीधे बोला है कि वो जेड के जो चाइल्ड है उसको वो मीन्स थ्रेट कर रहा है कि जेड दैट ही विल कीप द जेडेड चाइल्ड. वो जेड के चाइल्ड को, बच्चों को रॉन्गफुली कन्फाइंड कर देगा. मीन्स रॉन्गफुली कन्फाइंड करने का मतलब कि उसके मूवमेंट को रोक देगा एक तरीके से. तो ये कह रहा है कि वरना तुम डिलीवर करो अ प्रॉमिसरी नोट बाइंडिंग जेड टू पे सर्टेन मनीज टू ए. सो जेड साइन एंड डिलीवर द नोट. ए हैज़ कमिटेड एक्सटॉर्शन. सी ए थ्रेटन टू सेंड क्लबमैन टू प्लॉज अप जेड एज फील्ड unless Z will sign and deliver to B a bond binding Z under a penalty to deliver certain produce to B and thereby induces Z to sign deliver the bond. A has committed extortion. Okay. Punishment for extortion. Whoever commits extortion shall be punished with the imprisonment of without description for a term which may extended to 3 years. देखो इसको 3 years तक एक्सटेंडेड किया जा सकता है पनिशमेंट को, और विथ फाइन या फाइन हो जाएगा, हो सकता है, या फिर पनिशमेंट प्लस फाइन दोनों होगा. ठीक है. नाउ कम टू लाइक यहाँ पे बताया गया है ये एक्सटॉर्शन में पहला होता है कि फियर ऑफ इंजरी. फियर ऑफ इंजरी. सेकेंड वन इज डिसऑनेस्ट इंड्यूसमेंट. डिसऑनेस्ट इंड्यूसमेंट. एंड थर्ड वन इज डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी. डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी. फर्स्ट वन इज जैसे कि फियर ऑफ इंजरी जो कि सेक्शन 44 में इंजरी को बताया गया है, वैसे ही फियर ऑफ इंजरी जो कि रियल होना चाहिए, रियल नेचर के होनी चाहिए. ठीक है. नाउ डिसऑनेस्ट इंड्यूसमेंट. व्हाट इज डिसऑनेस्ट इंड्यूसमेंट? डिसऑनेस्ट इंड्यूसमेंट करने का मतलब है कि मीन्स द पर्सन हु पुट्स अनदर पर्सन इन फियर ऑफ इंजरी शुड हैव इंटेंशन दैट रॉन्गफुल लॉस और गेन टू बी कॉज्ड. रॉन्गफुल लॉस और गेन टू बी कॉज्ड.
अब लॉस भी हो सकता है, गेन भी हो सकता है। मान लीजिए कि आपके अगेंस्ट कोई केस चल रहा है, मान लो आपने कुछ गलत किया या फिर कोई ऐसा क्राइम किया है जो कि जघन्य अपराध है, और उसके पास वो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट्री है उसके पास, पूरा उसके पास प्रूफ है, उस प्रूफ को रख कर आपसे ब्लैकमेल कर रहा है, तो वो भी एक तरीके से कहीं ना कहीं एक तरीके से एक एक्सटॉर्शन ही हो गया। वो उस डॉक्यूमेंट को या फिर डॉक्यूमेंट्री जो उसके पास है उस डॉक्यूमेंट्री को रख के आपसे ये कह रहा है कि ये जो डॉक्यूमेंट्री है मैं दिखा दूंगा सबको, वरना मुझे इतने पैसे दो। मान लिया उसने क्राइम किया है, पर उस क्राइम के लिए आप उसको ब्लैकमेल नहीं कर सकते हो। नाउ कम टू लाइक इसके एग्रीवेटेड फॉर्म्स हैं कुछ। लेक्चर में बने रहिएगा, आपको मैं यहाँ पे थेफ्ट ऑफ एक्सटॉर्शन, थेफ्ट एंड एक्सटॉर्शन के बीच में जो डिफरेंस है वो भी बताऊंगा। सो एक्सटॉर्शन बाय पुटिंग अ पर्सन इन फियर ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट। एक्सटॉर्शन बाय पुटिंग अ पर्सन इन फियर ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट मीन्स एक्सटॉर्शन जो किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं उसको मारने के लिए या फिर उसको ग्रीवियस हर्ट, जो कि सेक्शन 320 में बताया गया है उसके ग्राउंड्स को। तो ऐसे केसेस में क्या है कि वो कहीं ना कहीं एक तरीके से जो पनिशमेंट यहाँ पे हो जाएगा 10 ईयर्स का। हुएवर कमिट्स एक्सटॉर्शन बाय पुटिंग एनी पर्सन लाइक इन अ फियर और फियर ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट, सो हियर द पनिशमेंट इज हियर लाइक फॉर 10 ईयर्स एंड like shall also liable for fine. 387 पुटिंग पर्सन इन फियर ऑफ डेथ ऑफ अ ग्रीवियस हर्ट इन ऑर्डर टू कमिट एक्सटॉर्शन। यहाँ पे सीधे एक्सटॉर्शन की बात किया है कि एक्सटॉर्शन की बात किया है 386 में सीधे, लेकिन यहाँ पे कहा है कि इन ऑर्डर टू कमिट एक्सटॉर्शन। दोनों में डिफरेंस है। इन ऑर्डर टू कमिट एक्सटॉर्शन कि उसको एक्सटॉर्शन करने के लिए उसको ये फियर ऑफ डेथ कर रहा हो, ग्रीवियस हर्ट, इसमें सज़ा कम है, कहीं ना कहीं इसमें 7 ईयर्स का सज़ा है। यहाँ पे आप लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए। So 388 extortion by threat of accusation of any offense punishable with death of imprisonment for life means extortion of threat of accusation, मतलब एक तरीके से ऐसा आरोप लगाना कि extortion of threat का। तो यहाँ पे जैसे सेक्शन 377 में आपने पढ़ा होगा, सेक्शन 377 तो अननेचुरल ऑफेंसेज हैं वहाँ पे सेक्शन 377 में। तो यहाँ पे ये बताया गया कि whoever voluntarily has a like carnal intercourse against the order of nature with any man, woman or animal such punished with imprisonment for life। इसको लाइफ इम्प्रिजमेंट तक दिया जा सकता है। मान लीजिए कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है किसी एनिमल के साथ या मैन के साथ करता है, तो ऐसे केसेस में क्या है कि पेनेट्रेशन इज सफिशिएंट टू कॉन्स्टिट्यूट द कार्नल इंटरकोर्स सो नेसेसरी टू द ऑफेंस डिस्क्राइब्ड इन दिस सेक्शन। बेसिकली यहाँ पे पनिशमेंट जो दिया गया है इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ है, और उसको 10 ईयर से इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ तक उसको बढ़ाया जा सकता है। सो ये नॉन बिलेबल है, सबको पता है। सो एक्सटॉर्शन बाय थ्रेट ऑफ accusation of an offense punishable with death or imprisonment for life etc. So whoever commits extortion by putting any person in fear of accusation against that person or any other of having committed or attempted to commit any offense punishable with death or with imprisonment for life or with imprisonment for a term which may extend to 10 years as I said before. 383 putting person in fear or एक्विजिशन ऑफ ऑफेंस इन ऑर्डर टू कमिट एक्सटॉर्शन। किसी व्यक्ति को आप फियर ऑफ एक्विजिशन फियर कर रहे हो या फिर एक्विजिशन ऑफ ऑफेंस ऐसे आरोप लगा रहे हो ऑफेंस का इन ऑर्डर टू कमिट एक्सटॉर्शन लाइक हुएवर इन ऑर्डर टू कमिटिंग ऑफ एक्सटॉर्शन पुट्स और अटेम्प्ट टू पुट एनी पर्सन इन फियर ऑफ एन एक्विजिशन अगेंस्ट दैट पर्सन और एनी अदर ऑफ हैविंग कमिटेड और अटेम्प्टेड टू कमिट एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ। कुछ ऐसे ऑफेंस के आरोप लगा रहे हैं जिसमें इम्प्रिजन फॉर लाइफ का, जैसे 377 जो एग्जाम्पल है अननेचुरल ऑफेंस का, वो अननेचुरल ऑफेंस है जिसमें बताया गया है। सो और इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर्स और विच शैल बी विद द इम्प्रिजमेंट ऑफ विद डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर्स एंड शैल ऑल्सो लाइबल टू फाइन एंड इफ द ऑफेंस बी पनिशेबल अंडर सेक्शन 377 ऑफ दिस कोड मे बी पनिश विद इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ। क्योंकि 377 में सीधे से बोल दिया है कि किसी तरीके का कोई अननेचुरल ऑफेंस है, जैसे कि कोई इंटरकोर्स कर रहा है अगेंस्ट नेचर, एनिमल के साथ कोई कर रहा है, तो दिस इज़ नॉट permissible under this law. So penetration is sufficient to constitute like this type of intercourse, so necessary to the offense described in this section. Okay, these are the aggravated forms of extortion. So now come to the difference between the theft and extortion. क्या इन दोनों के बीच में अंतर है theft और extortion के बीच में? So आते हैं
इट इज़ कमिटेड विदाउट द कंसेंट ऑफ द पर्सन। सबसे पहले यह है कि थेफ्ट में आपने पढ़ा होगा कि उसके कहीं ना कहीं जो प्रॉपर्टी होता है वो उसके बिना कंसेंट के उसके पोजेशन से उस प्रॉपर्टी को ले लेता है। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे कंसेंट इन्वॉल्व नहीं होता है। यहाँ पे क्या क्या होता है, इट इज़ कमिटेड बाय रॉन्गफुली ऑब्टेनिंग द कंसेंट ऑफ द पर्सन। यहाँ पे कंसेंट लिया जाता है पर रॉन्गफुली ऑब्टेन किया जाता है। जैसे कि वहाँ पे इंजरी दिया जाता है, थ्रेट होता है, किसी तरह का इंजरी लाइक उसके रेपुटेशन को हार्म कर रहा है, उसके प्रॉपर्टी को हार्म कर रहा है, या फिर उसके बॉडी को हार्म कर रहा है, उसके मेंटल माइंड को हार्म करके वो उस प्रॉपर्टी को वहाँ से ले लेता है। कहीं ना कहीं कंसेंट उसको कहीं थ्रेटन या इंड्यूस करके कंसेंट किया जाता है उससे। सब्जेक्ट मैटर ऑफ थेफ्ट इज़ मूवेबल प्रॉपर्टी। थेफ्ट के कैटेगरी में जो 378 में हमने पढ़ा था सेक्शन आईपीसी के 378 टू 382, सो यहाँ पे क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी होता है थेफ्ट में। ई मूवेबल प्रॉपर्टी का थेफ्ट कभी नहीं हो सकता। सो एक्सटॉर्शन कैन बी कमिटेड विद रिस्पेक्ट टू बोथ मूवेबल एंड ई मूवेबल प्रॉपर्टी। यहाँ पे दोनों होता है, मूवेबल एंड ई मूवेबल प्रॉपर्टी। एक्सटॉर्शन इन्वॉल्व्स इंक्लूड्स बोथ मूवेबल एज वेल एज ई मूवेबल प्रॉपर्टी। चाहे तो वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी हो या फिर वैल्यूएबल प्रॉपर्टी हो या फिर कोई डॉक्यूमेंट हो जिससे वैल्यूएबल प्रॉपर्टी को कन्वर्ट किया जा सकता है किसी मनी में या फिर किसी चीज़ में एक्सचेंज कर दिया जा सकता है। तो वो एक्सटॉर्शन किसी भी चीज़ का हो सकता है, चाहे तो मूवेबल हो या फिर ई मूवेबल हो। थर्ड वन इज देयर इज़ नो एलिमेंट ऑफ फोर्स और फियर इन थेफ्ट। थेफ्ट में कोई फोर्स और फियर नहीं है। एक्सटॉर्शन में कहीं ना कहीं फियर है, यहाँ पे इंजरी है। लाइक देयर इज़ अ एलिमेंट ऑफ फोर्स और फियर as the property is obtained by putting person in fear of injury to that person or any other person, means putting into a fear to that person or any other person to obtaining a property or any valuable security or any document, valuable document which can be converted into valuable security. Okay, that's all. So all right, there is no delivery of property in case of थेफ्ट, क्योंकि यहाँ पे तो पोजीशन जो लिया जाता है वो कंसेंट के बिना लिया जाता है, तो कहीं ना कहीं वो तो देखता भी नहीं है कि उसकी प्रॉपर्टी को कौन ले गया है। लेकिन थेफ्ट में यहाँ पे ये है, लेकिन डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी जो यहाँ पे है, ये एक्सटॉर्शन में देयर इज़ अ डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी, क्योंकि सीधे सीधे कहीं ना कहीं इंजरीज किसी को पहुँचा रहा है, थ्रेटन करके उससे प्रॉपर्टी ले रहा है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं डिलीवरी जो प्रॉपर्टी का हो रहा है वो बिल्कुल प्रॉपर्टी का डिलीवरी उसके द्वारा किया जा रहा है कंसेंट से। वो कंसेंट कहीं ना कहीं उसको इंड्यूस करके, थ्रेट करके, इंजरी पहुंचाकर वो लिया जा रहा है। सो यहाँ पे हमने डिस्कस किया एग्रेवेटेड फॉर्म्स ऑफ एक्सटॉर्शन और नॉर्मल फॉर्म्स ऑफ एक्सटॉर्शन जो है। नॉर्मल फॉर्म्स ऑफ एक्सटॉर्शन लाइक देयर द पनिशमेंट 3 years के आसपास है, लेकिन एग्रेवेटेड फॉर्म्स ऑफ एक्सटॉर्शन में कहीं ना कहीं पनिशमेंट 10 years टू इम्प्रिजन फॉर लाइफ तक है। आई थिंक दिस इज़ क्लियर नाउ। सो thanks for watching. This is Deepak Anandan signing off.